था कि साइको एनालिसिस एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली साइकोलॉजी से नहीं था। कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेडिशंस आपको चलते हुई दिखाई देती हैं जो कि टाइमली साथ चल रही थी, जैसा कि पहला वॉलंटरिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। इनमें आप लोगों को बाकायदा तौर पर साइकोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन नज़र आती है। इनके जो फाउंडिंग फादर हैं वो साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, लेकिन साइको एनालिसिस में बराह रास्त आपको साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन का हिस्सा नज़र नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइको एनालिसिस का ताल्लुक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट से था जिसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। जब हम साइको एनालिसिस का जिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक थ्योरी भी है और एक ट्रीटमेंट मेथड भी है। तो हम साइको एनालिसिस को एज अ थ्योरी ऑफ बिहेवियर डिस्कस करते हैं। बेसिकली साइको एनालिसिस एक थ्योरी है बिहेवियर से रिलेटेड, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड कहा करते थे कि जो हमारा अनकॉन्शियस होता है इसका इम्पैक्ट होता है हमारे बिहेवियर पर, हमारे अनकॉन्शियस का इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। और बिहेवियर में कौन से बिहेवियर पर? हमारे अडल्ट बिहेवियर पर। जब भी हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, तो हम अडल्ट ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते थे, को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि हमारे अनकॉन्शियस में हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो कि आगे चलकर अडल्टहुड में मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जरिया बनते हैं। और साइको एनालिसिस का जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर है। एबनॉर्मल बिहेवियर था, फ्रॉइड ने नॉर्मल को नहीं बल्कि उन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी किया था, एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से साइको एनालिसिस का जो सब्जेक्ट मैटर था वो एबनॉर्मल बिहेवियर था, और आप उसको अडल्ट एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कह सकते हैं क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने एबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्कस किया था। सिगमंड फ्रॉइड ने अडल्ट ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस किया था, स्टडी किया था, अंडरस्टैंड किया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि साइको एनालिसिस का जो सब्जेक्ट मैटर था वो अडल्ट एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर था। इसके अलावा फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताया था। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि सेक्स और एग्रीशन की ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फ्रॉइड वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइकोलॉजिकल थ्योरी में अनकॉन्शियस माइंड को इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑल्दो जो अनकॉन्शियस है इसका कॉन्सेप्ट फ्रॉइड से पहले भी मौजूद था, लेकिन वो फिलॉसफी में मौजूद था ना कि साइकोलॉजी में या साइकोलॉजिकल ट्रेडिशंस में। जिन स्टूडेंट ने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं उनको पता है कि इससे पहले हम जितने भी स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस कर चुके हैं उनमें अनकॉन्शियस जैसी कोई टर्म यूज नहीं हुई थी। उनमें हमने टर्म्स को यूज किया था, कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, मेंटल प्रोसेसेस को, कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस को, बिहेवियर को, माइंड को। अब पूछा जाता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी है वो क्या है, डिफाइन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड आवर पर्सनैलिटी इज एन इंटरप्ले ऑफ कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हमारी जो पर्सनैलिटी है ये एक खेल तमाशा है कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस का। और वो कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस क्या थी? वो ईड थी, ईगो थी और सुपर ईगो थी। अब ये कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस जो तीन तरह की होती हैं जो कि मैं बता चुका हूँ, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिनके दरमियान अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमेशा से इंटरेक्शन होता है और कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और वो तीन फोर्सेस ईड, ईगो और सुपर ईगो हमेशा डायनामिक स्टेट में रहती हैं, हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहती हैं, पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। ईड कहती है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, ईगो कहती है अभी अभी नहीं, अभी अच्छा टाइम आने दो, अच्छे टाइम पे वो चीज़ पिक करेंगे। और
अगर वो चीज अच्छी होती है तो आपकी सुपर ईगो कहती है ठीक है, टाइमली उसको ले लेना चाहिए, पिक करना चाहिए। अगर वो हमारी मोरालिटी में नहीं आती तो सुपर ईगो कहती नहीं, ये गुड नहीं है, ये बैड है, ये रॉन्ग है। इसलिए फिर सुपर ईगो और इड इड कहती है मुझे चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, दी इट जैसा है सो है। सुपर ईगो कहती है कि ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, ये इमोरल है, इलॉजिकल है, इरेशनल है। तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। यही जो कन्फ्लिक्ट है हमारी तीनों फोर्सेस का, यही हमारी पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। अब जब हम फ्रॉइड की साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो जितने भी टॉपिक इस थ्योरी में हमको नजर आते हैं, थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन ट्रीटमेंट मेथड अभी एक अलग टॉपिक है। तो इनको हमने चार मेन टॉपिक्स में डिवाइड किया था, चार कैटेगरीज में, चार डोमेन्स में डिवाइड किया था। पहली हमारे पास है लेवल ऑफ अवेयरनेस, दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ अवेयरनेस में सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन अवेयरनेस या ह्यूमन माइंड, याद रखिएगा लेवल ऑफ अवेयरनेस को लेवल ऑफ माइंड भी बोला जाता है, माइंड की कैटेगरी कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, प्री कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, कॉन्शियस अवेयरनेस भी बोला जाता है, प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस अवेयरनेस भी बोला जाता है। तो टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हों, इस बात से नहीं घबराना कि कॉन्शियस माइंड अगर यूज हुआ है तो ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये अलग टॉपिक है। तो अवेयरनेस, ह्यूमन अवेयरनेस या ह्यूमन माइंड को उन्होंने तीन लेवल्स में, तीन कैटेगरीज में, तीन दर्जात में डिवाइड किया था। नंबर वन कॉन्शियसनेस है, नंबर टू प्री कॉन्शियसनेस है, नंबर थर्ड अनकॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस में हर वो चीज आ जाती है जिसके बारे में हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अवेयर हों। मिसाल के तौर पर लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये कॉन्शियसनेस है। ये एग्जांपल आई थिंक स्कूल ऑफ थॉट्स में बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। तो कॉन्शियसनेस याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो चीज, जिस चीज से हम अवेयर होते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस होती है। आप लोग स्लाइड्स देख रहे हैं, रूम्स में देख रहे हैं, कोई भी स्टिमुलस को देख रहे हैं, किसी भी स्टिमुलस से ऑन द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सपोजर कर रहे हैं, तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में आती हैं। फिर कॉन्शियसनेस के बाद आता है प्री कॉन्शियसनेस, और इसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कॉन्शियसनेस से नीचे मौजूद होती हैं, जो कि हमारी अवेयरनेस में मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर हम जहन पर जोर डालें, उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें, तो विद लिटिल एफर्ट वो मटेरियल हमारे जहन में आ जाता है। जैसा कि सुबह सहरी या शाम अफ्तारी में हमने क्या खाया था, क्या बनाया था, सुबह सहरी कैसा थी, लास्ट वीकेंड हमने सोकर गुजारा था, कौन सी असाइनमेंट बनाई थी, लास्ट ईयर हम ट्रिप पे गए थे, मरे गए थे, या व्हाट्सएवर, बहुत जो भी लास्ट ईयर हम किस जगह पर गए थे, वो तमाम बातें जो कि हमारे अवेयरनेस में मौजूद नहीं होती। लेकिन जब हम उसको रिट्रीव करते हैं तो बहुत कम एफर्ट से वो हमारे अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है। इसको हम प्री कॉन्शियस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में वो तमाम मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते। ये मटेरियल हमारे जहन में सबसे ज्यादा होता है हमारे बचपन से लेकर अब तक, जितना भी मटेरियल जो कि हमारे अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, और ये मटेरियल कॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस से बहुत ज्यादा होता है। अब इसको एलेबोरेट करने के लिए मैंने एक यहाँ पर डायग्राम दी थी। इस डायग्राम को के लेवल्स को गौर से देखिएगा। अनकॉन्शियस लेवल में हमारी परसेप्शंस और थॉट्स आ जाती हैं। प्री कॉन्शियस में हमारा स्टोर्ड नॉलेज और मेमोरीज हैं। अनकॉन्शियस में हमारे फियर्स हैं, हमारी अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वायलेंट मोटिव्स हैं, इमोरल अर्जेस हैं, सेल्फिश नीड्स हैं, इरेशनल विशेस हैं, और शेमफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम रिप्रेस कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, और वो जो हमारा लेवल ऑफ माइंड, लेवल ऑफ अवेयरनेस बनता है, वो अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस बन जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे फ्रॉइडियन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो मैंने बताया था कि जो पर्सनैलिटी है ये इंटरप्ले है, किस चीज का इंटरप्ले है, कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस का। और वो कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस क्या हैं, इट, ईगो और सुपर ईगो, ये आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं और इनमें कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और इनका ये इंटरेक्शन और कन्फ्लिक्ट मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। पहले नंबर पर हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस आती है इड।
ईड का वर्ड एक जर्मन वर्ड डैश इज से निकला है और इससे इसका मतलब लिया जाता है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है दी इट। ईड पर्सनैलिटी का एक प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट होता है। प्रिमिटिव का मतलब जो सबसे पहले पाया जाए और इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है ये हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद होता है। और ईड एक प्लेयर प्रिंसिपल है और प्लेयर प्रिंसिपल से मुराद इमीडिएट सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन है ऑफ अर्जेस और इंस्टिंक्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लग रही है और आप किसी मोहम्मद रजा रेज्ड हैंड, रजा आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। ओके, थैंक यू। मिसाल के तौर पर आपका ईड आपको कोई काम करने के लिए कोई विशेष करता है, कोई अर्ज करता है, जैसा कि आपको भूख लगी है और आपको बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, चिल्लाता है, सब्र नहीं करता क्योंकि उसका प्लेयर प्रिंसिपल है जिसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब तक उसको उसकी मॉम दूध वगैरह कोई खाने की चीज नहीं दे देती वो रोना बंद नहीं करता और जब उसे वो मिल जाती है वो रोना बंद कर देता है। उससे दुनिया से नहीं गर्ल्स क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी मॉम की तबीयत ठीक है या नहीं, घर में क्या सिचुएशन है, उसे कोई सेंस नहीं दुनिया की। और इसको हम ईड कहते हैं और प्लेयर प्रिंसिपल का आपको पता चल गया होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल दूं, अगर आप बर्गर खरीदने जाते हो और आप वहां पर जाके देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी है और लोग बहुत देर से खड़े हैं, तो आप वो लाइन को तोड़ते हो और आगे जाकर खड़े हो जाते हो और बर्गर की डिमांड कर देते हो। तो आपका ये जो बिहेवियर है ये ईड ड्रिवन है, आपकी पर्सनैलिटी का जो कंपोनेंट है वो ईड है। क्योंकि इसमें आपको सोसाइटी की कोई सेंस नहीं है और आपको अपनी ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फोर्स है वो ईड है और आपकी पर्सनैलिटी ईड ड्रिवन है, इसको हम प्लेयर प्रिंसिपल कहते हैं। तो ईड हमारा प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट है जो प्लेयर प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है, प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करता है और प्लेयर प्रिंसिपल के जरिए हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद होता है। और इनका ताल्लुक बेसिक बायोलॉजिकल नीड यानी कि फूड, वाटर और सेक्स से होता है और यूरिनेशन वगैरह से होता है। अब सिगमंड फ्रॉइड का कहना यह था कि जो ईड का ताल्लुक प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग से होता है, ये एक ऐसी थिंकिंग होती है जो प्रिमिटिव होती है, इलॉजिकल होती है, इरेशनल होती है और फैंटेसी ओरिएंटेड होती है। ऐसी थिंकिंग जिसका ताल्लुक रियलिटी से नहीं होता, इसको हम प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग कह सकते हैं। तो ईड का ताल्लुक प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग से है और ये प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग है क्योंकि वो इलॉजिक है, इरेशनल है, फैंटेसी ओरिएंटेड है, इसी वजह से उसका ताल्लुक अनकॉन्शियस से होता है। और अगर प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग का ताल्लुक अनकॉन्शियस से है तो इट्स मीन ईड का ताल्लुक अनकॉन्शियस से होता है। याद रखने वाली बात ये है कि ईड का ताल्लुक हमारे अनकॉन्शियस से होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर अनकॉन्शियस। तो जब फ्रॉइड ईड की बात करते हैं तो हमें दो तरह के इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताते हैं कि था फ्रॉइड ने ईड जो है उसको बेसिकली इंस्टिंक्टिव प्रोसेस कहा था। अब इंस्टिंक्ट्स आमतौर पर जैसा कि हम मतलब लेते हैं इंस्टिंक्ट्स का कि ये इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशंस होते हैं, इंस्टिंक्ट्स हमारे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती हैं, फ्रॉइड ने ऐसा मीन नहीं लिया था। फ्रॉइड ने कहा था कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये ड्रिवन फोर्सेस हैं, ये इंपल्सिव फोर्सेस हैं, ये मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं, ये प्रोपेलिंग फोर्सेस हैं जो कि डिराइव करती हैं इड की ग्रेटिफिकेशन को, जो कि अनकॉन्शियस का हिस्सा होती हैं, ना कि ये एक इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन होती है जैसा कि इंस्टिंक्ट्स का आम हालात में मतलब लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड इंस्टिंक्ट्स जो है इनहेरिटेड या बायोलॉजिकल या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं, बल्कि ये ड्रिविंग या मोटिवेटिंग फोर्सेस होती हैं पर्सनैलिटी की।
तो जब ये बेसिकली बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, ड्रिवन फोर्सेस हैं, जो कि रिलीज करती हैं मेंटल एनर्जी को, और सिगमंड फ्राइड का कहना था कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी के साथ ताल्लुक रखते हैं, और इंस्टिंक्ट्स का जो गोल या काम होता है स्टिमुलेशन को रिमूव करना या रिड्यूस करना होता है। स्टिमुलेशन को रिमूव करना या रिड्यूस करना जो काम होता है वो इंस्टिंक्ट्स का होता है, या इंस्टिंक्ट्स का गोल हम इसे कह सकते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी को रिमूव करना या रिड्यूस करना। स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी की क्या है कि बॉडी को किसी भी स्टिमुलेंट की जरूरत है, और आप फौरी से वो स्टिमुलेंट ले लेते हैं। बॉडी को चाय पीने की जरूरत है, ये एक स्टिमुलेंट है, चाय बॉडी के लिए एक स्टिमुलेंट है, और आपका चाय पीना मतलब ड्रिंकिंग जो है आपकी वो इंस्टिंक्ट्स में आती है, जिसको आपने जब चाय पी ली तो स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी रिड्यूस हो गई, कम हो गई, आपको अभी एक कप और चाय चाहिए, या फिर वो रिमूव हो गई, आपकी स्टिमुलेशन खत्म हो गई, आपको एट दैट टाइम चाय और नहीं चाहिए। तो ये स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी और इंस्टिंक्ट्स को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आई थिंक सो। अब सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दो तरह के इंस्टिंक्ट्स बताए थे, इरोस और थैनाटोस। इरोस का वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो कि रिलेटेड है ग्रीक गॉड ऑफ लव एंड सेक्स। तो इरोस को हम लाइफ इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होते हैं, और ये बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और लाइफ इंस्टिंक्ट्स का ताल्लुक एक एनर्जी से होता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। उस एनर्जी को हम लिबिडो बोलते हैं, और आमतौर पर इस लिबिडो एनर्जी को हम साइकिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और लिबिडो का वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लस्ट। तो याद रखिएगा, लिबिडो का मतलब लस्ट होता है, इरोस का मतलब ग्रीक गॉड ऑफ लव एंड सेक्स होता है। तो जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स में हमारे बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स आ सकते हैं, लाइक हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। दूसरे नंबर पर थैनाटोस हैं, और थैनाटोस का मतलब ग्रीक गॉड ऑफ डेथ होता है। ग्रीक मैथोलॉजीज में इसका मतलब गॉड ऑफ डेथ होता है, मौत का गॉड, मौत का देवता। और थैनाटोस हमारी डेथ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ये डिस्ट्रक्टिव, वो इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर थे, ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के अंदर इंसान को इन्वॉल्व करते हैं और इनका ताल्लुक एग्रेशन, एंगर और हेटर्ड से होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की दो तरह की कैटेगरी बनाई थी। टोटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, इरोस और थैनाटोस। इरोस के बारे में मैंने बताया कि ये लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, और इन लाइफ इंस्टिंक्ट्स का ताल्लुक लिबिडो से होता है। और थैनाटोस के बारे में मैंने बताया कि ये डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, और इनका ताल्लुक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से होता है, एंगर, हेटर्ड और एग्रेशन से होता है। फिर फ्रॉइड ने कहा था कि जो एग्रेशन है ये एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है ह्यूमन के लिए। जितना के स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर सेक्स हो सकता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर ह्यूमन के लिए एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसे एनिमल है जो सेक्स के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एग्रेशन के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। अपनी उस एग्रेशन की फील्ड को, एग्रेशन की अर्ज को, डिजायर को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, याद रखिएगा, अग्रेशन एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेटर है ह्यूमन के लिए। इसकी एक वजह मैंने ये भी बताई थी कि फ्रॉइड हिमसेल्फ वाज वेरी एग्रेसिव। फ्रॉइड खुद बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था तो वो बहुत ज्यादा अग्रेशन का मुजाहरा करते थे, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते थे, उस पर मजीद रिसर्च करते थे, दिन रात काम करते थे। और उन्होंने कहा था कि जो एग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेटर है। तो जो उनके एग्रेशन का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेटर है, इसको आज तक स्टिल साइकोलॉजी में अप्रिशिएट किया जाता है। और वाकईतन ही बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी में जो एग्रेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर के तौर पर काम करता है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कोई ना कोई काम बहुत अच्छी तरह से सर अंजाम दे लेते हैं। और फ्रॉइड के इरोस के कंसेप्ट को भी
अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन उनके थैनाटोस डेथ इंस्टिंक्ट्स के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था कि एक्नॉलेज नहीं किया जाता साइकोलॉजी में। नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ईगो का आता है। ईगो का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से मिलता है जिसका मतलब होता है आई, और ये एक जर्मन वर्ड से भी मिलता है डैश एच, जिसका मतलब होता है दी आई, मैं। अब होता ये है कि एक्चुअली में हम कहते हैं कि वो बंदा बहुत ईगोइक है, मतलब ईगो होल्डर है, कोई गलत काम की तरफ नहीं देखता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ईगो को हम डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ईगो बेचारा बहुत जलील होता है। ईगो साइकोलॉजी में एक बहुत समझ कह सकते हैं एक बुजुर्ग के तौर पर, एक बहुत सियाने आदमी के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। और ईगो ऑपरेट होता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और प्लेयर प्रिंसिपल जो कि ईड में यूज हुआ था उसका मतलब था इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जैसे ही ईड की अर्ज पैदा हुई, फौरी आपने अर्ज को पूरा कर दिया, वो चीज हासिल कर ली जिसकी तमन्ना आप में हुई थी। आपने ये नहीं सोचा कि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी, बस जो सोचा वो पूरा कर लिया। ये आता है ईड में, लेकिन ईगो में ऐसा नहीं होता। ईगो सोशल रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेट करती है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं, तो जो चीजें हमारे ईगोस में आती हैं, हमारी ईगो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है ईड पर, ईड की ग्रेटिफिकेशन, ईड की अर्जेस को डिले कर रही होती है और सिचुएशन का इंतजार कर रही होती है। लेकिन याद रखिएगा कि वो सिर्फ डिले कर रही होती है, ना कि उस चीज से डिनाई या इनकार। सुपर ईगो से डिनाई करती है या इनकार करती है ईड की अर्जेस से, लेकिन एक ईगो उसको अल्टीमेटली पूरा जरूर करती है ईड की अर्जेस को, ईड की डिजायर्स को, ईड की नीड्स को, ईड की स्टिमुलेशन को पूरा जरूर करती है, लेकिन बेस्ट सिचुएशन में पूरा करती है, बेस्ट सूरत हाल में जाके उसको पूरा करती है। लेकिन जब हम सोशल रियलिटीज की बात करते हैं जो कि हमें अपने बड़ों से पता चलती है, तो हम ये अगर ये काम करेंगे तो हमें शाबाश मिलेगी, हमें डांटा नहीं जाएगा, हमें जूते नहीं पड़ेंगे, हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये सारी चीजों का ख्याल रखती है ईगो। और जब हमारा बिहेवियर उस वक्त शो हो जब हमें पनिशमेंट का खतरा कम हो, तो तब हम ईगो का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो ईगो का ताल्लुक राइट एंड रॉन्ग से नहीं बल्कि सोशल रियलिटीज से है, पनिशमेंट से है। यहाँ पर इंसान को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फौरी तौर पर मुझे मिलेगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब इसकी पनिशमेंट मुझे मिलेगी, तो फिर वो अपनी सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन को थोड़ी देर के लिए डिले कर देता है, और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है तो फिर वो अपनी अर्जेस को पूरा कर लेता है। तो ईगो एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है और ये ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन को डिले करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक एग्जाम्पल दी थी कि आपके बड़े भाई ने चॉकलेट्स ला के रखी हैं और आपका दिल चाहा है खाने के लिए, लेकिन पता है अभी खाई तो जूते पड़ेंगे क्योंकि बड़ा भाई देख रहा है, तो आप उसको डिले करते हो और तब खाते हो जब आपका बड़ा भाई नहीं देखता। तो ये ईगो की वजह से आपने किया है, आपने अपनी ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन को डिले किया है। इसके अलावा भी बहुत सी ईड की जो ग्रेटिफिकेशन अर्जेस हैं उसको हम ईगो में ले सकते हैं, जिसको हम डिले करें और अल्टीमेटली उसको कंप्लीट करें, तो वो हमारी ईगो होती है। ईगो बेसिकली करती क्या है कि हमारी जो ईड की नीड होती है उसको भी अंडरस्टैंड करती है, और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड होती है, हमारा जो इन्वायरमेंट होती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ईगो बेसिकली वे आउट तलाश करती है, दरमियानी रास्ता निकालती है कि किसी ना किसी तरह ईड की नीड को पूरा किया जा सके। तो सिगमंड फ्राइड का कहना था कि ईगो सर्विस प्रोवाइड करती है ईड को, मतलब ईगो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि डिपेंड करती है ईड पर, और ईगो का काम होता है ईड की इंपल्सेस को या अर्जेस को पूरा करना, कोई वे आउट निकाल कर। और फ्रॉइड ने यहाँ पर ईड को बयान करने के लिए, ईड की स्टेटमेंट को
सॉरी ईगो की स्टेटमेंट को बयान करने के लिए एक कोटेशन दी थी। एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस बोला था। उन्होंने कहा था कि जो ईड होती है इट इज जस्ट लाइक अ हॉर्स, ये घोड़े की तरह होती है। और जो ईगो है वो हॉर्स राइडर होता है, जो कि घोड़े को चला रहा होता है। राइडर को मूव करने के लिए बेसिकली घोड़े की जरूरत होती है, लेकिन राइडर ने घोड़े को लगाम देकर रखनी है। जो घोड़े को लगाम देकर रखनी है उसका मतलब ये है कि ईड की अर्जस को रोक के रखना है, क्योंकि अगर वो लगाम नहीं देगा तो जो घोड़ा है वो अपनी मर्जी करेगा, जितना खाना चाहेगा खाएगा, जो चीज चुराना चाहेगा चुराएगा, जो जितना चलना चाहेगा, जिस जगह पर लेकर जाना चाहेगा ले जाएगा, जहां जो गलत काम करना चाहेगा, जो सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करना चाहेगा वो करेगा। लेकिन इड उसको रोक के रखती है बेटर सिचुएशन तक आने के लिए। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि ऑल्दो ईगो डिपेंड करती है इड पर, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमने ईगो पर मास्टर होना होता है, ताकि हम ईगो को अपनी मर्जी से चला सकें इड को कंट्रोल करने के लिए। तो ईगो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये रिलाई करती है ईड पर। नेक्स्ट फिर रियलिटी प्रिंसिपल है। रियलिटी प्रिंसिपल का मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, और सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग का भी आपको बता दिया कि ये रैशनल थिंकिंग होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं। मीटिंग सुपर ईगो हमारा एक जर्मन वर्ड टेस आई ब्रिज से निकला है, जिसका मतलब होता है दी ओवर आई। सॉरी यहाँ पर स्लाइड्स में दी ओवर एन लिखा गया है, इसको मैं ठीक करके सेंड करूंगा। दी ओवर आई ये हमारा मोरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, जो कि हमारी मोरलिटीज के साथ डील करता है। हमें बताता है क्या ठीक है क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसबर्ग। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसबर्ग है, याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड ने अपने दो कॉन्सेप्ट को मर्ज किया था, दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाया था, और दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाने के बाद उन्होंने एक कंसेप्ट प्रोड्यूस किया था, जनरेट किया था, हमें दिया था, जिसको हम कंसेप्ट ऑफ आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। फ्रॉइड ने अपने कंसेप्ट ऑफ इड ईगो एंड सुपर ईगो को मर्ज किया था अपने कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने आइसबर्ग की शक्ल में दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके हमें बताया था कि जो इड होती है ये अनकॉन्शियस के साथ डील करती है, और जो अनकॉन्शियस होता है ये हमारी पर्सनैलिटी का डेप्थ में होता है, जिसे हम रिप्रेस कर चुके होते हैं, पीछे धकेल चुके होते हैं, फॉरगेट कर चुके होते हैं, वो हमारी इड में आती है। क्योंकि इड हमारी अनकॉन्शियस में डील करती है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारी इड की फोर्सेस एक्टिव होती है, हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए, दैट्स इट। और जो ईगो और सुपर ईगो हैं वो हमारी जो एज जब मेच्योरिटी की तरफ चलते हैं तब उसके साथ आती है। और दोनों ईगो और सुपर ईगो तीनों लेवल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस तीनों लेवल के साथ डील कर रहे होते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट था आइसबर्ग का। उन्होंने कहा था कि जो हमारी ईगो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये कॉन्शियसनेस है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो इड और अनकॉन्शियसनेस है ये डेप्थ ऑफ द आइसबर्ग है। और ये आइस का टुकड़ा जितना नीचे जाता जाएगा उतना इसका हुजम बढ़ता जाएगा। इट्स मीन के जो हमारा मटेरियल अनकॉन्शियस में होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्री कॉन्शियस में सबसे ज्यादा होता है, और कॉन्शियस में हम बहुत थोड़ी चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ आइसबर्ग था। इसके बाद उन्होंने हमें एंजाइटी के बारे में बताया था कि जब इड और सुपर ईगो आपस में कंफ्लिक्ट और इंटरेक्शन प्रोसेस में आती हैं, और इनका इंटरेक्शन प्रोसेस हमें एंशियस कर देता है, तो हम इड की अब हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारी ईगो को समझ नहीं आ रही होती कि हमने इड के साथ चलना है या हमने सुपर ईगो के साथ चलना है, तब एंजाइटी पैदा होती है। और एंजाइटी में तीन तरह की एंजाइटीज आती हैं, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी। जो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी होती है, इन शॉर्ट याद रखिएगा कि ये रियलिटी एंजाइटी होती है, रियल डेंजर इन दी वर्ल्ड के साथ डील करती है। जैसे कि हमने कोई टेस्ट देना है, उसकी जो एंशियस है
उसके बारे में जो हम एंशियस हैं वो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी है, जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है वो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी है। जैसा कि आज मैंने हुमैरा से कहा आप टॉपिक का ओवरव्यू दें, तो उनका जो नेटवर्क था वो प्रॉब्लम आ गया, कुछ उनके नेटवर्क को भी ऑब्जेक्टिव एंजाइटी का सामना करना पड़ा, और अल्लाह ना करे उन्हें ऑब्जेक्टिव एंजाइटी का सामना करना पड़ा होगा या शायद नहीं। तो इसके बाद न्यूरोटिक एंजाइटी आ जाती है, जो कि हमारे अनकॉन्शियस फियर के साथ डील करती है। हमारा अनकॉन्शियस फियर होता है। अनकॉन्शियस फियर क्या, अनकॉन्शियस हमारा होता है इड के साथ। तो हमारे इड का फियर है, मतलब इड की अगर अर्जेस को, डिजायर्स को हम कंट्रोल ना कर सके तो हमारे अंदर जो एंशियस बनती है, कोई चीज चुराने के बाद हमें जो एंशियसनेस फील होती है, उसकी वजह से हमारे अंदर जो एंजाइटी पैदा होती है उसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी कहते हैं। और मॉरल एंजाइटी जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं, ऐसा गलत काम जो कि हमारी रूल्स और रेगुलेशंस में ना हो, जो कि हमारी नॉर्मल वैल्यूज में, नॉर्म्स में ना हो, जब हम अपने नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं, तब जो एंजाइटी पैदा होती है वो मॉरल एंजाइटी है। जब हम सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं और पीछे से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमें एंग्शियस फील होता है कि सब मेरी वजह से हुआ, जो भी मौत हुई मेरी वजह से हुई। वो एंजाइटी जो है वो मॉरल एंजाइटी है। अब जहाँ सिग्मंड फ्राइड ने हमें एंजाइटी की टाइप्स बताई थी, वहां उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इस एंजाइटी के साथ कैसे डील किया जाए। उन्होंने दो तरीके बताए। उन्होंने कहा कि एक तो रैशनली हम डील कर सकते हैं, दूसरा हम इन डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए डील कर सकते हैं। और उन्होंने हमें कहा कि जो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी होती है इसको हम रैशनली डील कर सकते हैं, जो दूसरी दो टाइप्स ऑफ एंजाइटी हैं इनको हम विद डिफेंस मैकेनिज्म डील करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म का मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं।